मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर की जो भर्ती परीक्षा है वो आगामी 21 अप्रैल को निर्धारित है और सभी को पता है कि आपकी जो परीक्षा तिथि है वो कंफर्म है, क्योंकि पिछली जो डेट अनाउंस थी 15 अप्रैल की, उस डेट पर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगली डेट दी गई। मतलब 21 अप्रैल की जो डेट थी आपकी, उसी पे एग्ज़ाम होना तय है। आपको इसके पहले वीडियो दे करके वीडियो के माध्यम से बताया भी गया है और आप सभी जान रहे हो कि ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से हैं, वो आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रिपरेशन जो है कर रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे बात करने में और उनके क्वेश्चन और डाउट्स के जवाब देने में ये समझ में आता है कि उनकी तैयारी किस लेवल तक की है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि डेली टेस्ट अटेम्प्ट वर्क कर रहे हैं और टेस्ट अटेम्प्ट करके अपना जो रैंक है वो भी देख रहे हैं, अपने मार्क का एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आयुर्भास्कर ऐप पे सभी कोर्स हैं और उन्हें यहाँ पे कोर्स और स्टडी मटेरियल बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करके दिया गया है। टेस्ट जो है ऑनलाइन मोड में है, पूरा माइनस मार्किंग का जो प्रोसीजर है उसी तरह से वहाँ पे सेट किया गया है। जो टाइमिंग है वहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन रहती है। आप गलत क्वेश्चन करते हो, आप क्वेश्चन के आंसर अगर देखना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें टेस्ट सबमिट करने के बाद से आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल रही हैं अच्छे तरीके से। और आप सभी को पता है, जो यूट्यूब से जो कैंडिडेट पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि आपको अधिकतम मॉडल पेपर, आपको मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर के मॉडल पेपर जो कि आपके सिलेबस पे आधारित है, दिए जा चुके हैं। अब इस वीडियो में हम एक और मॉडल पेपर आप सभी को प्रोवाइड करेंगे जो कि निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आपको बता दें कि आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, अपना मध्य प्रदेश का जीके के पूरे जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, जीएस, ये सारे जो है आपको तैयार करने होंगे। लेकिन इस क्लास में, इस मॉडल पेपर की सीरीज में आपको जीके और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह यहाँ पे इस मॉडल पेपर में आपको 50 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अंतिम मॉडल पेपर है आपकी परीक्षा से पहले, इसलिए YouTube पे भी आपको 100 मॉक क्वेश्चन की सीरीज दिखेगी और जो आयुर्भास्कर ऐप पे जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं उन्हें भी ये पूरा मॉडल पेपर वहां पे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। बस आपको पीडीएफ जो है इस मॉडल पेपर का पूरा पीडीएफ विद आंसर शीट आपको ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस मॉडल पेपर में कहां से क्वेश्चन लिए गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो अभी तक हमने मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड 4 मॉडल पेपर जो है सॉल्व कर लिया है और ये 5वां मॉडल पेपर है जिसमें सभी सब्जेक्ट को आधार बनाया गया है, लेकिन इसमें कंप्यूटर और जीके को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर देखें तो कंप्यूटर से ही पहला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प YouTube के बारे में सही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड दिख सकते हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प YouTube के बारे में सही है। यह एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो खोज वेबसाइट है, यह एक दस्तावेज साझाकरण और दस्तावेज खोज वेबसाइट है, यह एक फाइल शेयरिंग और फाइल खोज वेबसाइट है, यह एक फोल्डर साझाकरण और फोल्डर खोज वेबसाइट है। तो सभी को पता है आसान सा आंसर है, पहला ऑप्शन सही होगा। क्या? यह एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो खोज वेबसाइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए उदाहरण में डोमेन नाम कौन सा है। जो थोड़ा बहुत भी इंटरनेट का ज्ञान रखते हैं उन्हें डोमेन के बारे में पता होगा, वेब पेज के बारे में पता होगा। ठीक है, तो यहां पे भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डोमेन नाम इनमें से कौन सा है। newsletter@example.com, इनमें से मतलब कि पूरा एक तरह से
कह सकते हैं कि एक न्यूज लेटर @example.org एक वेबसाइट कह सकते हैं कि उस तरह से यहाँ पे आपको दे दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें डोमेन नाम कौन सा है, न्यूज़लेटर @example.org या @example.org। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी example.org। ये इसको कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहते हैं, डोमेन नेम। ये डोमेन नेम होता है, यहाँ पे डोमेन नेम है। जब भी किसी के साथ मतलब किसी वर्ड के साथ .org लग जाए यहाँ पे, मतलब कि इसके पहले की जो चीजें हैं उसको छोड़ करके बाद वाला मतलब org तक का, ये क्या है, डोमेन नेम कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजियां हैं। मतलब शॉर्ट की पूछ रहा है कि अगर कोई फाइल है या फोल्डर है उसको हम परमानेंटली हटा दें तो उसके लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की चूज करना चाहिए। क्या एस्केप प्लस डिलीट या शिफ्ट प्लस डिलीट या कंट्रोल प्लस डिलीट या टैब प्लस डिलीट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर शिफ्ट की को प्रेस करके उसी के साथ हम डिलीट की को प्रेस करें तो फाइल और जो भी फोल्डर के लिए हम जहां पे प्रेस करके डिलीट मतलब शिफ्ट और डिलीट प्रेस कर रहे हैं एक साथ जिस भी फाइल पे या फोल्डर पे, वो परमानेंटली वहां से हट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, शॉर्टकट कुंजी का उपयोग रीडू करने के लिए है। रीडू, ठीक है, शॉर्टकट कुंजी का उपयोग रीडू करने के लिए, मतलब कि रीडू अगर करना है तो कौन सी शॉर्ट की हम यूज में ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस पी। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई। मतलब कि कंट्रोल प्लस वाई शॉर्ट की का उपयोग करके रीडू कर सकते हैं। ठीक है, रीडू करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर टाइप करते समय शॉर्टकट आइकन, देखिए एक कैपिटल लेटर ए है और एक स्मॉल ए है का उपयोग होता है। यहाँ पे आप देखे होंगे जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो तो वहां पे डॉक्यूमेंट पर टाइप करते समय शॉर्टकट आइकन आपको एक आइकन दिखता है जिसमें कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट ए अल्फाबेट जो है एक साथ दिखता है। वहां पे आपने यूज किया होगा तो देखा होगा। तो उसका उपयोग किस लिए होता है ये पूछ रहा है। क्या फॉन्ट साइज को बदलने के लिए, फॉन्ट केस को बदलने के लिए, फॉन्ट को बढ़ाने घटाने के लिए, या फॉर्मेट क्लियर करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉन्ट केस को बदलने के लिए। फॉन्ट केस जो है उसे बदलने के लिए इस आइकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पेज लेआउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में लैंडस्केप डैश का प्रकार है। पेज लेआउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में लैंडस्केप डैश का प्रकार है, मार्जिन का, हाइफेनेशन, कॉलम का, ओरिएंटेशन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ओरिएंटेशन का। पेज लेआउट माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन में लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या है, ओरिएंटेशन का प्रकार है जो कि पेज को क्या करेगा, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करके कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न बड़ा है, स्क्रीन पे लाते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कॉलम के आइटम्स को किसी सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करने के प्रोसेस को डैश कहते हैं। किसी कॉलम के आइटम्स को सीक्वेंस में या ऑर्डर में व्यवस्थित करने के प्रोसेस को डैश करते हैं। अगर कोई कॉलम है और उसको हम सीरियल वाइज, उसमें जो भी चीजें हैं उसको सीरियल वाइज करना है, सीक्वेंस में करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अरेंजिंग कहते हैं, ऑटोफिल कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। एक और ऑप्शन बचा है डी, फिल्टरिंग। क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, सॉर्टिंग। जब हम सॉर्टिंग करते हैं ना तो सॉर्टिंग ही क्या है, कॉलम के आइटम को सीक्वेंस में करने के लिए होता है। ठीक है, अब जिस भी सीक्वेंस में आप कर लें, अल्फाबेटिक कर सकते हैं, या अगर अल्फाबेट नेम है, बड़े हैं या डिजिट है, उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से किसी भी कॉलम के आइटम को सीक्वेंस में करने के लिए सॉर्टिंग
जो है प्रोसेस जो होता है उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल सीट के चार्ट में जो बॉक्स है, जो एक्सेल सीट आपने देखा होगा उसमें आप देखें तो रो और कॉलम होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक्सेल सीट के चार्ट में जो बॉक्स है, मतलब ये भी जो भी बॉक्स हैं जहां रिकॉर्ड के नाम को रखा जाता है उसे डैश कहते हैं। मतलब ये जो भी बॉक्स है इन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, टाइटल कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, लीजेंड कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, लीजेंड। उन्हें हम क्या कहते हैं, लीजेंड। जो भी बॉक्सेस एक्सेल सीट में होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लीजेंड होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यहां पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना जिस फॉर्मेट में है, ये पीडीएफ फॉर्मेट है। क्या है, पीडीएफ। इसी की पीपीटी बनती है। तो पीपीटी बनाने में पीपीटी वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको हम कह रहे हैं, शॉर्ट में हम पीपीटी कह देते हैं। उसमें क्या होता है, स्लाइड, एक एक स्लाइड होती है। आपने क्लासेस जो देखी होंगी, कई क्लासेस ऐसी हैं जिसमें कम क्वेश्चन है, वो स्लाइड पे ही तैयार करके आप सभी को दिया जाता है, जिसमें हम इस तरह से स्लाइड करते हैं क्वेश्चन को, तो वो पीपीटी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो क्या है, पीडीएफ है। तो पीपीटी से क्वेश्चन पूछ रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या होता है जब पहले से सम्मिलित इमेज को एडिट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले से कोई इमेज अगर पीपीटी में है और उसे हम एडिट करना चाहते हैं तो क्या होता है। तो क्या कह रहा है, स्रोत फाइल जो पहले डाली गई है नहीं बदलती है, स्रोत फाइल बदल जाती है जब आप सेव करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी को सेव करते समय स्रोत फाइल बदल जाती है, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी बंद करते समय स्रोत फाइल बदल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, स्रोत फाइल जो पहले डाली गई है नहीं बदलती है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जब पहले से सम्मिलित इमेज को एडिट करने का प्रयास करते हैं तो स्रोत फाइल जहां से हमने जो फाइल चूज की थी, पहले डाली थी, वो बदलती नहीं है। आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से अब कोई जरूरी नहीं कि यही अब पेपर है आपका, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते जुलते आ सकते हैं, तो इससे आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि हमारे लिए एमएस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सेल भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट भी इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, डोमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप उस जगह से क्वेश्चन पढ़िए। आ रहा समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस फीचर के प्रयोग से सिलेक्टेड सेंटेंस को ऑल कैपिटल या ऑल स्मॉल लेटर कर सकते हैं। मतलब किस फीचर्स के हेल्प से जितने भी सिलेक्टेड अल्फाबेट हैं या पैराग्राफ हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर या ऑल स्मॉल लेटर कर सकते हैं। तो चेंज लेटर से, चेंज सेंटेंस से, चेंज केस से, या चेंज वर्ड से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, चेंज केस से। चेंज केस की हेल्प से, ये आंसर होगा सी, चेंज केस की हेल्प से जितना भी सेंटेंस है उसे ऑल कैपिटल या ऑल स्मॉल लेटर में किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। हाँ, कह रहा है वेट लिफ्टिंग, ये देखिए जीके से क्वेश्चन है, वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020। देखिए कुछ पुराने क्वेश्चन भी जीके से आपको दिख सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी आपको जीके से दिख सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए आप बता दे रहे। वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने 24 जुलाई 2021 को सिल्वर मेडल जीता। किसने जीता, माजीजिया भानु, मजीजिया भानु, नंगबाम सोनियान चानू, साइखोम मीराबाई चानू और मोनिका देवी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, साइखोम मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था तो बहुत जो न्यूज थी हाईलाइट हुई थी, आप सभी को पता भी होगा, जिन्होंने देखा होगा याद भी होगा अभी तक। तो याद रखिएगा 24 जुलाई 2021 को सिल्वर मेडल जो है मीराबाई चानू, देखिए उनका पूरा नाम जो है साइखोम मीराबाई चानू है, लेकिन यही नाम जो है ज्यादा चला था, हाईलाइट हुआ था 2021 में जब इन्होंने सिल्वर मेडल जो है जीता था। किसमें, वेट लिफ्ट के 49 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है,
ये भी टोक्यो ओलंपिक 2020 से, कुछ नए प्रश्न भी अभी आपको यहाँ पे दिखेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का अपडेटेड मोटो क्या है? तो है न रखे था, वहां पे प्रश्न में हो सकता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का अपडेटेड मोटो क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर यूनाइटेड, फास्टर, हायर, स्ट्रेंजर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शहर ओलंपिक्स एवं पैरालंपिक्स 2032 की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर 2032 ओलंपिक की मेजबानी करेगा? न्यू दिल्ली, मॉन्ट्रियल, बुडापेस्ट या ब्रिस्बेन? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन। याद रखिएगा, अगर 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स की बात आए, मेजबानी करने वाले शहर का नाम पूछा जाए, तो आपके दिमाग में ब्रिस्बेन छप जाना चाहिए कि ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सूची में से डैश को 21 जुलाई 2021 को हटा दिया गया है। मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में कोई जगह थी जिसे 21 जुलाई 2021 को हटा गया। इनमें से कौन सा है? टिम्बकटू, हाथरा, लिवरपूल या गरम्ब नेशनल पार्क? ठीक है, कौन सा इसमें से सही होगा? तो आंसर होगा सी, लिवरपूल। लिवरपूल, याद रखिएगा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में से 21 जुलाई 2021 को 21 जुलाई 2021 को किसे हटा दिया गया है? लिवरपूल को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI कहा जाता है, डैश के अंतर्गत आती, किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो FSSAI ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती हैं। ठीक है, अगला, अगला देखिए, कह रहा है भारत सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है? यह भी निर्णय लिया गया कि भारत के किसी एक शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की जाएगी। कौन सा शहर है वो? नोएडा, नीचे और ऑप्शन है देखते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। ये निर्णय लिया गया है भारत सरकार द्वारा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना करने का निर्णय, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना होगी वो कहां पे होगा? नोएडा में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न जो है आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद भी होना चाहिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बायोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इकोनॉमिक्स में या जियोलॉजी में? तो आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स में। अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स से, मतलब कि इस क्षेत्र में इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त है। अगला प्रश्न, सत्यजीत रे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सत्यजीत रे निम्न में से किससे जुड़े हैं?
क्लासिकल म्यूजिक या कमर्शियल आर्ट, फिल्म डायरेक्शन, क्लासिकल डांस, किससे जुड़े हैं? आंसर क्या हो जाएगा? सी, फिल्म डायरेक्शन। सत्यजीत रे फिल्म डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं नहीं, थे लिखा हुआ, जुड़े हुए थे। कौन? सत्यजीत रे। अगला प्रश्न देखिए, स्टेट एल्बम ऑफ इंडिया में शब्द सत्यमेव जयते डैश से लिया गया है। जो स्टेट एल्बम ऑफ इंडिया है उसमें सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? उपनिषद से, सामवेद से, ऋग्वेद से, रामायण से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। जो स्टेट एल्बम ऑफ इंडिया है उसमें सत्यमेव जयते जो है उपनिषद से लिया गया है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आएंगे ही, हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में या हैदराबाद में? एक चीज ध्यान में रखिएगा, एमपी के कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि अगर एमपी के जीके से प्रश्न आएंगे तो एमपी के जिलों से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लोक नृत्य, लोक गायन हो सकता है, ऐसे आपके जिले से रिलेटेड कुछ प्रसिद्ध चीजों के नाम से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखिएगा और ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो आपकी परीक्षा में संत कबीर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ऐसा है, ये जीके के अंतर्गत भी हो सकता है। ठीक है, तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में, और एक ऑप्शन नीचे हमने दिखाया कहाँ? हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद तो भूल ही जाइए। वाराणसी, दिल्ली में भी नहीं, वाराणसी इसका आंसर होगा बी, वाराणसी में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, 200 पर कस्तूरी का चिकित्सात्मक प्रभाव है। अब देखिए, आयुर्वेद से रिलेटेड प्रश्न है, चिकित्सा से रिलेटेड प्रश्न है, तो जो दोष है उस पर कस्तूरी का चिकित्सात्मक प्रभाव क्या है? ये पित्त शामक है, कफ वात शामक है, त्रिदोष शामक है या वातवर्धक है? तो आंसर होगा बी, वात कफ शामक। क्या होगा? वात कफ शामक। मतलब कि कस्तूरी चिकित्सात्मक, कस्तूरी का प्रभाव ये है कि वात कफ शामक ये है। अगला प्रश्न, अंबर का वीर्य डैश है। ये भी प्रश्न कई बार देखने को मिलता है। तो अंबर का वीर्य पूछ रहा है, उष्ण है, शीत है, अनुष्ण है या अनुष्ण शीत है या अति शीत है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, उष्ण। अंबर का जो वीर्य है वो उष्ण है। अंबर एक औषध द्रव्य है। अगला, कर्म और गुण का समवायी कारण डैश है। कर्म और गुण का समवायी कारण क्या है? गुण है, गुण, द्रव्य, वीर्य या विपाक? क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी, द्रव्य। देखिए, कर्म और गुण का समवायी कारण पूछ रहा है, इसलिए यहां पे द्रव्य होगा। एक तरह से द्रव्य की परिभाषा भी हम उसे कह सकते हैं। पित्त शामक रस डैश है, मतलब जो पित्त को शांत करे, वो कौन सा रस है? ज्यादातर अगर देखें तो पित्त को बढ़ाने वाला क्या है? जो उष्ण होंगे और गुरु होंगे वो पित्त को बढ़ा सकते हैं। और कौन सा? कटु रस भी जो है पित्त को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे समन करने की बात कर रहे हैं, तो कौन पित्त शामक है? अम्ल, कटु, कषाय या लवण? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, कषाय। कभी भी पित्त शामक पूछे तो आप याद रखिएगा कषाय। कषाय सही होगा 24 का। अगला प्रश्न देखिए, इंद्र को आयुर्वेद की शिक्षा डैश ने दी थी। ऐसा प्रश्न भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इंद्र को आयुर्वेद की शिक्षा किसने दी थी? अगर देखा जाए तो आयुर्वेद प्रकरण, जब आप आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हो तो उसमें चरक को मानने वाले और सुश्रुत को मानने वाले, या हम कह सकते हैं चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में दो चीजें अलग अलग मेंशन है। लेकिन एक कॉमन चीज ये है कि भगवान ब्रह्मा को ही ये आयुर्वेद के प्रणेता और जनक मानते हैं दोनों। लेकिन इनका जो मत है
थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इनको मानने वाले जो लोग हैं उनके हिसाब से कई चीजें इसमें बदल गई हैं। तो शुरुआत में ज्यादातर जो भी मत है वो मानता है कि भगवान ब्रह्मा आयुर्वेद के जनक है और इनसे आयुर्वेद की शिक्षा जो है इंद्र को मिली है। और इंद्र से प्रजापति, दक्ष प्रजापति कह सकते हैं। फिर कई जगह पे ये भी मेंशन है कि प्रजापति से अश्वनी कुमारों को मिली है, अश्वनी कुमारों को। और इस तरह से ये क्रम जो है आगे की ओर चल रहा है। कई जगह यहाँ पे ये भी मेंशन है कि डायरेक्ट ब्रह्मा से प्रजापति को आयुर्वेद की शिक्षा मिली और प्रजापति से इंद्र को और इंद्र से अश्वनी कुमारों को, इस तरह से भी मेंशन है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि किसके मतानुसार, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इंद्र को आयुर्वेद की शिक्षा किससे मिली थी, यहाँ पे मत नहीं पूछा जा रहा। तो कॉमन सा आंसर हमें याद रखना होगा, किससे मिली, अश्वनी कुमारों से, दक्ष प्रजापति से, ब्रह्मा से या भारद्वाज से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, अश्वनी कुमारों से। किससे मिली, अश्वनी कुमारों से। तो हमने बताया ना अभी आपको, कई जगह यह मेंशन है कि ब्रह्मा से डायरेक्ट इंद्र को आयुर्वेद की शिक्षा मिल गई, या कई जगह यह भी मेंशन है कि ब्रह्मा से प्रजापति को आयुर्वेद की शिक्षा मिली, या यह भी मेंशन है कि अश्वनी कुमारों से इंद्र को आयुर्वेद की शिक्षा मिली है। तो यहाँ पे इंद्र को आयुर्वेद की शिक्षा डैश ने दी थी, तो अश्वनी कुमारों ने। ये आप ऑप्शन ए सही रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आयुर्वेद ग्रंथ लघुत्रयी संहिता में सम्मिलित है। लघुत्रयी और दीर्घत्रयी आपको दो संहिताएं बताई गई हैं, जिसमें 3-3 का समूह बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं इनमें से कौन सा ग्रंथ लघुत्रयी संहिता में सम्मिलित है। रस रत्न समुच्चय, चरक संहिता, माधव निदान या योग रत्नाकर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, माधव निदान। लघुत्रयी में माधव निदान है, आपको पता है, कई बार बताया भी गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अम्ल रस का विपाक है। विपाक 3 बताया गया है, रस 6 है। तो अम्ल रस का विपाक याद करना है, क्या होगा, तिक्त है, कटु है, लवण है, कषाय है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, कषाय। अम्ल रस का विपाक क्या है, कषाय, आंसर डी। अगला प्रश्न कह रहा दोषों पर बृहद पंचमूल का प्रभाव डैश होता है। जो भी दोष है उस पे बृहद पंचमूल का प्रभाव क्या होता है। त्रिदोष नाशक, कफवर्धक, पित्तनाशक, कफवात नाशक। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, कफवात नाशक, ठीक है। बृहद पंचमूल का प्रभाव है कफ और वात का शमन करना, नाश करना। निम्न में से कौन सा त्रिकटु का घटक है। इसमें पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा घटक है। तो त्रिकटु में आपको पहले से याद है, त्रिकटु में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, सोंठ, पिपली और मरीच, 3 चीजें होती हैं। ये तीनों मिलकर के त्रिकटु होती हैं। तो इसमें पूछा कौन सा त्रिकटु का घटक है, तो यहाँ पे आमलकी दिया है, नहीं होगा। क्या हुआ है, ए में, बी में दिया है तेजपत्र और सी में शुंठी और डी में दिया है लवंग। तो आंसर आपको पता ही है कि क्या होगा, सी, शुंठी। अब पूछ रहा मुक्ता, सुक्ति, पिष्टि की मात्रा कितनी है। मुक्ता, सुक्ति, पिष्टि की मात्रा कितनी है। मुक्ता, सुक्ति यानी कि जो मुक्ता यानी कि मोती का जो भस्म या पिष्टि तैयार की जाती है, उसकी मात्रा आचार्यों ने कितनी बताई है, कितनी मात्रा प्रयोग करने के लिए बताई है। 2 से 4 मासा, 2 से 4 तोला, 2 से 4 फल या 2 से 4 रत्ती। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, 2 से 4 रत्ती, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है निम्न में से प्रवाल की कौन सी कल्पना में श्रेष्ठ सौम्य एवं शीत वीर्य गुण होते हैं। सामान्य सी बात है, किस कल्पना में सबसे श्रेष्ठ सौम्य और शीत वीर्य गुण होते हैं। प्रवाल की किस कल्पना में, भस्म में, पिष्टि में, चंद्र पुटिका भस्म में या शुद्ध प्रवाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, चंद्र पुटित भस्म में। किसमें, चंद्र पुटित भस्म में, यानी कि ऐसा पुटपाक किया जा रहा है जहां पे मंद अग्नि है। तो मंद अग्नि में भस्म जो बनेगी उसमें शीतलता और सौम्यता होगी ही होगी। लेकिन वहीं अगर पुटपाक, अगर गजपुट अगर हम कह दें
या महापुट कह दें, तो वहां पे अगर भस्म तैयार की जा रही है तो वो क्या होगा, अधिक उष्ण होगा। तो यहाँ पे चंद्रपुटित भस्म श्रेष्ठ, सौम्य और शीत वीर्य गुण होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चिकित्सार्थ बाकुची का प्रयोज्य अंग है। चिकित्सा की दृष्टि से बाकुची का कौन सा भाग प्रयोग में लिया जाता है? क्या बीज और तेल प्रयोग में लेते हैं, बीज का तेल, या छाल, त्वक का मतलब छाल बताया गया है, पुष्प या मूल? तो आंसर क्या हो जाएगा, बीज तेल, मतलब कि बाकुची के बीज का तेल चिकित्सा की दृष्टि से प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सामवात की चिकित्सा के लिए निम्न में से कौन सी औषध श्रेष्ठ है? सामवात की चिकित्सा के लिए कौन सी औषधि श्रेष्ठ है? चंदन का तेल, एरंड का तेल, बाकुची का तेल या सरसप तेल, सरसों का तेल? तो आपको पता है कि जितने भी सामवात की चिकित्सा होती है उसमें स्नेह ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया, लेकिन कौन सा स्नेह इस चिकित्सा के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, एरंड का तेल। कई बार बताया गया, रेड़ का तेल या कैस्टर ऑयल जिसे हम कह रहे हैं, एरंड का तेल वो बेस्ट होता है सामवात में या वात चिकित्सा में। अगला प्रश्न, लवंग का वीर्य डैश है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, कई मॉडल पेपर में आया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और हम चाहते हैं कि जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो तैयारी कर रहे हैं, जरूर इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न, बच्चों में वात रोग चिकित्सा के लिए निम्न में से किसका प्रयोग निर्दिष्ट है? वचा का, कुष्मांड का, रासना का या जंबू का? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, वचा का। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका वर्धमान रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है? वर्धमान रसायन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? शंकुष्पी का, गिलोय का, विभितक का या पिपली का? आंसर हो जाएगा डी, पिपली का। किसका प्रयोग करते हैं? पिपली का। ऐसे भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो डिफिकल्ट लेवल के हैं। सुरंजान का कौन सा भाग औषध के रूप में प्रयोग होता है? पत्र, निर्यास, पुष्प या कंद? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, कंद। सुरंजान का कंद प्रयोग में लिया जाता है। निम्न में से किसमें गंडमाला नाशक गुण होता है? गंडमाला की चिकित्सा किस औषध द्रव्य से की जा सकती है? काचनार से, गुंजा से, यष्टि मधु से या कुपिलू से? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कचनार। आपने देखा होगा कि बाजार में आपको गुगलू मिलते हैं, कई अलग अलग गुगलू हैं, जिसमें काचनार गुगलू बेस्ट हैं। किस लिए दे रहा है? गंडमाला नाशक। तो गांठों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, किसी भी तरह की गांठ हो उसमें काचनार गुगलू जो है चलाया जाता है, तो वो उसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे काचनार आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लंबी अवधि तक इसबगोल का अधिक मात्रा में उपयोग के कारण डैश हो सकता है। इसबगोल आपको पता ही है, कॉन्स्टिपेशन में, बदहजमी में दिया जाता है, वात रोगों में भी दिया जाता है। तो लेकिन अगर अधिक समय से प्रयोग में लिया जा रहा है, ज्यादा मात्रा में प्रयोग में लिया जा रहा है लंबे समय तक, तो क्या हो सकता है? अग्निमांद हो सकती है, तृष्णा हो सकता है, मूत्रकृच्छ हो सकता है या हृदय रोग हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, अग्निमांद। यदि लंबे समय तक इसबगोल का प्रयोग किया जाए और ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए तो अग्निमांद हो जाएगा, यानी कि भूख नहीं लगेगी, जो जठराग्नि है वो मंद हो जाएगी। अगला प्रश्न, होम्योपैथी के संस्थापक डैश थे। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आएगा, लेकिन हो सकता है। होम्योपैथी के संस्थापक के लिए पूछा जाए तो हिप्पोक्रेस्ट, अलेक्जेंडर, सैमुअल हैनीमैन या सुश्रुत? आंसर पता ही है आपको, सैमुअल हैनीमैन। ये होम्योपैथी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न भी आपको दिख जाएंगे इस तरह के, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? जो फैट में सॉल्यूबल नहीं है, इनमें से कौन जो है फैट में सॉल्यूबल नहीं है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, विटामिन सी फैट सॉल्यूबल नहीं है, यानी कि वसा में घुलनशील नहीं है। मन का गुण डैश है। मन का गुण क्या है? अणुत्व,
संकल्प, इंद्रिय अभिग्रह या विचार्य? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर होगा ए, अड़ुत्व। मन का गुण क्या है? अड़ुत्व है। अगला प्रश्न, डैश आसन को भोजन के बाद किया जा सकता है? ये स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न है, नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। कौन सा? भुजंगासन, ताड़ासन, वज्रासन या धनुरासन? कौन सा आसन जो है भोजन के बाद इजिली किया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, वज्रासन। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, वज्रासन भोजन के बाद किया जा सकता है। किसी चिकित्सा का व्यवस्था पत्रक में संक्षिप्त रूप पीसी का अर्थ डैश है? ठीक है, पीसी किस लिए प्रयोग में लिया जाता है? ठीक है, इसको समझते हैं। किसी चिकित्सा व्यवस्था पत्रक में, यानी कि जब प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो एज ए फार्मासिस्ट, एज ए कंपाउंडर, अगर आप शॉर्ट एब्रिविएशन नहीं याद रखते हो, एब्रिविएशन नहीं अगर याद है आपको, जैसे कई जगह आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन पे ओडी लिखा रहता है, बीडी लिखा रहता है, ठीक है, या एचएस लिखा रहता है, क्या इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? तो ये एब्रिविएशन आपको पता होने चाहिए। तो कह रहा है कि कहीं पे अगर पीसी लिखा है तो उसका अर्थ क्या है? द मेडिसिन शुड बी टेकन बिफोर स्लीपिंग। क्या यह दवा सोने से पहले लेना है? पीसी का मतलब ये हुआ। या द मेडिसिन शुड बी टेकन आफ्टर मील, या खाने के बाद ये दवा लेनी है। या द मेडिसिन शुड बी टेकन प्रायरियर टू मील, औषधि भोजन पूर्व लेना है, यानी कि खाना खाने से पहले हमें ये दवा लेनी है, या हम कह सकते हैं खाली पेट लेना है। पीसी अगर लिखा है तो क्या मतलब हुआ? द मेडिसिन शुड बी टेकन इन बिटवीन मील, या हमें भोजन के बीच में, भोजन के मध्य में इसको लेना है। तो आपको पता होगा ज्यादातर एलोपैथ की जो दवा होती हैं, या तो खाली पेट लेना होता है या भोजन के बाद लेना होता है, ठीक है, या सोने से पहले लेना होता है, इस तरह से। लेकिन आयुर्वेद में औषधि ग्रहण काल कई तरह से बताए गए, ठीक है। मुहुर्मुहु काल बताया गया, मतलब भोजन थोड़ा थोड़ी दवा, इस तरह से भी बताया गया। सभक्त बताया गया है, अभक्त बताया गया है, भोजन के साथ बताया गया है, भोजन के बाद बताया गया है, बिना भोजन के बताया गया है, इस तरह से कई काल बताए गए हैं। तो वहां पे भी हम इस चीज को प्रयोग में ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, द मेडिसिन शुड बी टेकन आफ्टर मील, मतलब कि हमें भोजन के बाद जो है जो दवा लेनी है वहां पे पीसी लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, मूत्र का रोथरा टेस्ट डैश की परीक्षा के लिए किया जाता है? रोथरा टेस्ट किस परीक्षा के लिए किया जाता है? ग्लूकोज के लिए, एल्बुमिन के लिए, यूरिया के लिए, कीटोन बॉडीज के लिए? किस लिए किया जाता है? आधुनिक चिकित्सा से प्रश्न है, तो कीटोन बॉडीज के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। रोथेरा टेस्ट जो है कीटोन बॉडीज के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा, बस्ती देते समय रोगी किस स्थिति में लेटा होना चाहिए? यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि जब एनेमा दिया जा रहा है, आयुर्वेद में हम इसे बस्ती कह रहे हैं और आधुनिक चिकित्सा में इसे एनेमा कहा जा रहा है, और उसी से रिलेटेड प्रश्न भी है कि बस्ती देते समय रोगी किस स्थिति में लेटा होना चाहिए? लेफ्ट लैटरल पोजीशन, वाम पार्श्व अवस्था, पेट के बल लिटाकर, यानी कि प्रोन पोजीशन जिसे कह रहा है, राइट लैटरल पोजीशन, दक्षिण पार्श्व अवस्था, या नी एल्बो पोजीशन, जानु कुरपर, जानु कुरपर अवस्था। तो आपको पता है कि इजी वे में अगर एनेमा एंटर करना है तो वो पोस्चर कौन सा होगा, पोजीशन कौन सा होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, लेफ्ट लैटरल पोजीशन, वाम पार्श्व अवस्था में, यानी कि बाएं करवट लेटे हुए रोगी की अवस्था होनी चाहिए जब बस्ती दी जा रही है। तो अगला प्रश्न, तैल स्नेहपान के लिए सर्वश्रेष्ठ काल है? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंसर पता भी होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न, यदि मृदु कोष्ठ और अल्प दोष रोगी को, मृदु कोष्ठ का मतलब जो थोड़ा कम खाता हो, जिसका कोष्ठ मृदु है, कम खा करके पचा पाता हो, और अल्प दोष रोगी को दोष भी कम है, अगर उसे रुक्ष तीक्ष्ण बस्ती अति मात्रा में दी जाती है तो डैश उपद्रव होगा? कौन सा जो व्याधि है उसका स्वरूप बढ़ जाएगा? तो जीवादान, परिकर्तिका, परिस्त्राव या प्रवाहिका, क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी,
परिकर्तिका, क्या हो जाएगा? परिकर्तिका। अगला प्रश्न, प्रतिदिन दूध और घी का सेवन डैश का प्रकार है। अगर प्रतिदिन दूध और घी का सेवन किया जाए तो इसमें से किसका प्रकार है? वर्धमान रसायन का, वातात्पिक रसायन का, कुटी प्रावेशिक रसायन का, या आचार रसायन का? तो आंसर हो जाएगा डी, आचार रसायन का। मतलब प्रतिदिन दूध और घी का सेवन क्या है? आचार रसायन का प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ वाजी कारक है, आंसर हो जाएगा बी, स्त्री। सर्वश्रेष्ठ वाजी कारक क्या है? स्त्री। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के सामान्य तापमान के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? सामान्य तापमान शरीर का कितना होता है थर्मामीटर से अगर मेजर करेंगे तो? ओरल, मुख में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, रेक्टल यानी कि गुदा, एनस में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ग्रोइन, वंछड़, वंछड़ यानी कि कांख जो एरिया है कंधों के बीच का, तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक्सिलरी यानी कि कक्षा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कौन सा आंसर इसमें से होगा सामान्य ताप के लिए जो इसमें से सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, वंछड़ 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा सही होगा? सी, ऑप्शन सी सही होगा, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है, सभी ने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा होगा, रंग भी पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। नीचे का हिस्सा काला होगा या ऊपर का सफेद होगा? नीचे का हिस्सा नीला होगा या ऊपर का काला होगा? नीचे का हिस्सा सफेद होगा या ऊपर का धूसर होगा? नीचे का हिस्सा भूरा होगा या ऊपर का नीला होगा? ठीक है, आंसर बताइए। अगला प्रश्न, मुख्य स्वच्छता के लिए प्रयुक्त द्रव में निम्न में से कौन एक घटक के रूप में नहीं होता है? मतलब जब मुंह की स्वच्छता की बात की जाती है तो उसमें जो घटक प्रयोग में लिया जाता है, तो इनमें से कौन नहीं है वो? हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोराग्लिसरीन, सोडियम बाइकार्बोनेट, या लाइजोल? क्या इसमें से नहीं होगा? तो आंसर होगा डी, लाइजोल। मुख्य स्वच्छता के लिए प्रयुक्त द्रव में से लाइजोल जो है सम्मिलित नहीं होता है। अगला, गैब्रियल सिरिंज का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा से रिलेटेड है सभी प्रश्न, ये अभी जो दिख रहा है आपको। गैब्रियल सिरिंज का प्रयोग कब किया जाता है, किस लिए किया जाता है? मूत्राशय प्रक्षालन के लिए, व्रण धावन के लिए, कर्ण धावन के लिए, या पाइल्स में इंजेक्शन लगाने के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, पाइल्स में इंजेक्शन लगाने के लिए। जो गैब्रियल सिरिंज होता है, गैब्रियल सिरिंज, उसका प्रयोग पाइल्स जब होता है तो उसमें इंजेक्शन लगाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। हरे रंग के इंट्रावीनस कैनुला का साइज होता है, कैनुला आपको पता ही है, रेगुलर अगर दवा जो है इंजेक्ट करनी है, इंट्रावेनस है, आईवी इंजेक्शन है, तो बार बार वेंस को पंक्चर करना होगा, छेदना होगा, जो कि बहुत ही रोगी के लिए कष्टदायक हो सकता है। तो इसलिए अगर लंबी चिकित्सा प्रणाली चलनी है, वो भी किससे? सुइयों की सहायता से दवा शरीर में प्रविष्ट करानी है, तो उसके लिए क्या होता है? कैनुला लगता है। तो इसमें पूछ रहा है कि हरे रंग के इंट्रावीनस कैनुला का साइज क्या होता है? जो ग्रीन कलर का जो कैनुला होता है उसकी साइज क्या होती है? तो सभी जो कैनुला होते हैं उनकी अलग साइज होती है, एज के अकॉर्डिंग अलग साइज होती है, लेंथ के अकॉर्डिंग जो साइज है वो अलग होती है। तो उस हिसाब से ही कलर के हिसाब से भी यहाँ पे उसकी साइज अलग अलग होती है, वही पूछा जा रहा है। तो 18G, 20G, 14G या 24G? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, 18G। अगला प्रश्न, अस्थि व स्त्रोतस का मूल है, अस्थि व स्त्रोतस का मूल क्या है? ठीक है, अस्थि व स्त्रोतस का मूल क्या होगा? वसा एवं त्वचा, मेद एवं जघन, अस्थि एवं संधि, वृक्क एवं वपावहन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, मेद एवं जघन। मतलब अस्थि व स्त्रोतस, मतलब जो अस्थि व स्त्रोतस है उसका मूल स्थान क्या है? तो अस्थि में और संधि में उसका मूल स्थान कहाँ पे स्थान होगा? स्थान होगा मेद एवं जघन में, मेद एवं जघन में। अगला आंसर, अगला प्रश्न देखिए, बोधक कफ
डैश में रहता है, बोधक कफ कहाँ रहता है, रचना में, आमाशय में, संधि में या त्रिक में? तो आंसर क्या हो जाएगा, रचना में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कंडरा की संख्या डैश होती है, कंडरा की कितनी संख्या होती है मानव शरीर में? इंपॉर्टेंट है, शरीर रचना से है प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी 16। मानव शरीर में कंडरा जो है उसकी संख्या 16 होती है। अगला प्रश्न, टेलर्स मसल डैश है, टेलर्स मसल क्या है, या किसे कहते हैं? सार्टोरियस, ग्लूटियस, मैक्सिमस, गैस्ट्रोकिमियस या पोप्लिटियस। ठीक है, तो टेलर्स मसल क्या है? तो टेलर्स मसल है सार्टोरियस। ठीक है, सार्टोरियस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ऋतुएं विसर्ग काल में आती हैं? ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, आपको पिछले मॉडल पेपर में बताया भी गया है, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लीवर को सर्वाधिक रक्त संचार डैश के द्वारा होता है, मतलब लीवर को सबसे ज्यादा रक्त कहां से दिया जाता है या कहां से मिलता है? आंसर क्या होगा, हिपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, पोर्टल वेन या मिसेंट्रिक आर्टरी? किससे सबसे ज्यादा लीवर को ब्लड फ्लो किया जाता है या दिया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, पोर्टल वेन। निम्न में से कौन सा धारणी वेग है, धारण करने वाला जो वेग कौन सा है? पिपासा, वमन, निद्रा या क्रोध? पिपासा यानी कि प्यास धारण कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, नहीं। वमन भी नहीं, क्रोध निद्रा भी नहीं, क्रोध धारणी में आ जाएगा कि इसे धारण करेंगे तो यह हमारे हित में रहेगा। ठीक है, इसे धारण किया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न, डैश की कमी से बेरी बेरी होता है, सभी को पता है डैश किसकी कमी से बेरी बेरी होता है? तो ज्यादातर आंसर आपको पता होगा विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन बी के टाइप दिए हुए हैं, तो आपको तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से पता है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि विटामिन सी नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा। अब आपको कंफर्म करना है कि विटामिन B12 और विटामिन B1 उसमें कौन सा होगा, किसकी कमी से बेरी बेरी होता है? तो एग्जाम में प्रश्न अगर दे तो विटामिन बी भी दे के छोड़ सकता है, या डिफिकल्ट करने के लिए बस पूछ देगा कि डैश की कमी से बेरी बेरी होता है और उसमें बी के टाइप दे देगा ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। आंसर क्या हो जाएगा, B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन ही हमारे शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसे कंट्रोल करके रखता है, वही जब इंसुलिन सिक्रीशन बंद होता है तो क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? पैनक्रियाज, एड्रिनल, पिट्यूटरी, लिवर। ये भी सबको पता होगा, आंसर सभी को पता होगा, तो प्लीज कमेंट में बताइए कि इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है, आंसर कमेंट में बताइए। निम्न में से किसे अम्ल वर्ग में नहीं रखा गया है? अम्ल वर्ग में किसे नहीं रखा गया? कर्मर्द को, अम्लवेतस को, चांगरी को, अपमार्ग क्षार को, किसको अम्ल वर्ग में नहीं रखे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, अपमार्ग क्षार। ये सभी खट्टे हैं, अम्ल वर्ग में रख सकते हैं, लेकिन अपमार्ग क्षार जो है अम्ल वर्ग में नहीं है। भस्मों के अपुनर्भव परीक्षण के लिए किस वर्ग की औषधियां प्रयोग की जाती हैं? भस्म परीक्षण में अपुनर्भव परीक्षण होता है, तो उसके लिए कौन सी औषधि प्रयोग में ली जाती है? अम्ल पंचक, पंचक्षार, मित्र पंचक या पंचगव्य? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, मित्र पंचक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, श्वेत परपटी की मात्रा डैश है, श्वेत परपटी की मात्रा कितने निर्धारित की गई है? 10 से 15 पल, 5 से 10 रत्ती, 1 से 2 रत्ती या 3 से 6 कर्स? तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, 5 से 10 रत्ती, मतलब कि कम से कम 5 रत्ती और ज्यादा से ज्यादा 10 रत्ती की मात्रा श्वेत परपटी की प्रयोग में बताई गई है। हिक्का की चिकित्सा के लिए निम्न में से कौन किस औषधि का निर्देश किया गया है? कौन सी औषधि का निर्देश किया गया? मतलब अगर हिक्का यानी कि हिचकी अगर व्याधि है तो उसमें कौन सी औषधि निर्देशित की जाती है? इच्छा वेदी रस, ये तो कतई नहीं होगा, ये मतलब अति तीव्र विरेचन का प्रयोग के लिए प्रयोग में लिया जाता है, मतलब इच्छा वेदी रस है, कर्पूर रस, मयूर चंद्रिका भस्म या रस परपटी।
आंसर क्या हो जाएगा? सी, मयूर चंद्रिका भस्म। ये हिक्का रोग में बहुत ज्यादा लाभदायक है। मंडूर के शोधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? मंडूर शोधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म जल, उष्ण जल लिखा हुआ, मतलब गर्म पानी का, गोमूत्र का, गोदुग्ध का, या गोघृत का। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सप्तमृत लौह का घटक है? सप्तामृत लौह का घटक निम्न में से कौन सा है? अमृता, मुलेठी, पिपली या पुनर्नवा? कौन सा सप्तामृत लौह का घटक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, मुलेठी। मुलेठी को सप्तामृत लौह में मिक्स किया जाता है, वो उसका घटक है। निम्न में से कौन सा एक उपरस है? इसमें से उपरस कौन सा है? आपने उपरस, रस, महारस, धातु, उपधातु, ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न, डमरू यंत्र का प्रयोग डैश के लिए करते हैं? डमरू यंत्र का प्रयोग किस लिए करते हैं? ये भी बताया गया आपको, ऐप पे पीडीएफ के माध्यम से जो नोट्स हैं वो दिए गए, उसमें यंत्रों के लिए स्पेशली एक नोट्स दिया गया, उसमें नोट्स में आपको यंत्र बना करके भी दिखाया गया और उनका यूज भी लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि डमरू यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है। लेकिन फिर भी बता दें, पारद भस्म निर्माण में, परपटी निर्माण में, गंध तेल निर्माण में, खरपर सत्वपातन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, पारद भस्म निर्माण में। पारद भस्म का निर्माण करने के लिए डमरू यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से किस औषध का प्रयोग आयुर्वेदिक योग बनाने के लिए ताजी अवस्था में नहीं करना चाहिए? इनमें से किसका प्रयोग जो है ताजी अवस्था में नहीं करना चाहिए? क्या गुड़ची, गुड़ची यानी कि गिलोय, कुष्मांड, कुष्मांड पूछा भी था हमने, कुष्मांड सफेद जो कद्दू होता है, ठीक है, सफेद कद्दू जो होता है उसे कुष्मांड कहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट भी किया था कि कुम्हड़ा को कुष्मांड कहा जाता है, लेकिन नहीं, सफेद कद्दू जो होता है जिसका पेठा बनता है उसे कुष्मांड कहते हैं। तो कुष्मांड, ब्राह्मी, विडंग, तो किसका प्रयोग जो है ताजी अवस्था में नहीं करना चाहिए जब औषधि निर्माण की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, विडंग। विडंग को ताजा नहीं लिया जा सकता, बाकी ब्राह्मी, कुष्मांड और गुड़ची को ताजा हम प्रयोग में ले सकते हैं। अंगुली मुद्रा किस कल्पना का लक्षण है? अंगुली मुद्रा किस कल्पना का लक्षण है? सम्यक स्नेह कल्पना, सम्यक क्षार कल्पना, सम्यक संधान कल्पना या सम्यक अवलेह कल्पना? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। आपको पता भी होगा जो अवलेह कल्पना होती है तो उसमें फिर उसके बाद से अवलेह परीक्षण भी किया जाता है। तो अंगुली सम्यक अंगुली मुद्रा इसलिए बताया गया क्योंकि उसमें जब उंगली दबाई जाती है तो उस तरह का शेप वो ले लेता है, इसलिए अंगुली मुद्रा वहां पे बताया गया। तो सम्यक अवलेह कल्पना में ये उसका लक्षण है, अंगुली मुद्रा। अगला प्रश्न, हिंगवाष्टक चूर्ण का अनुपान डैश है? नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिंगवाष्टक चूर्ण जो है किसके साथ, कौन सा सहायक द्रव्य जिसके साथ इसको प्रयोग में लेते हैं? गुड़ची, कुष्मांड, ब्राह्मी या विडंग? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुष्मांड। कुष्मांड के साथ इसे प्रयोग में लिया जाता है। काश्यप के अनुसार कसाय योनियां हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आचार्य काश्यप ने कितनी कसाय योनियां बताई हैं? 8, 7, 6, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, 5। आचार्य काश्यप ने कसाय योनियां 5 बताई हैं। फलवर्ती का प्रयोग मार्ग डैश है? फलवर्ती कहां से प्रवेश कराई जाती है? गुद से, त्वक से, मुख से या शिरा से? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, गुद से। फलवर्ती को कहां से प्रवेश कराया जाता है? गुद से। अगला प्रश्न देखिए, मुहुर्मुहु औषध सेवन डैश में निर्दिष्ट है? अभी आपको जब हम बता रहे थे औषध सेवन काल के बारे में तो मुहुर्मुहु नाम लिया हमने, तो मुहुर्मुहु औषध सेवन डैश में निर्दिष्ट है? किस रोग में मुहुर्मुहु औषध सेवन करने के लिए बताया गया? श्वास रोग में, अरुचि में, ज्वर में या अर्श में? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, श्वास। श्वास रोग में मुहुर्मुहु औषधि सेवन करने के लिए बताया गया है। अगला प्रश्न, पंचविध कषाय कल्पनाओं में निम्न में से कौन सी कल्पना गुरुतम है? पंचविध कषाय कल्पनाओं में कौन सी कल्पना जो है गुरुतम है, मतलब कि भारी कल्पना है, बहुत ही गुरु है? तो फांट, क्वाथ, कल्क, स्वरस। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वरस। स्वरस क्योंकि ताजी औषधि से डायरेक्ट प्राप्त किया जा रहा है ना, इसलिए ये क्या है? गुरुतम है, गुरु होगी और कम मात्रा ही प्रयोग में निर्दिष्ट बताई गई है। ठीक है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, पित्त रोग के रोगी के लिए क्वाथ में मधु की मात्रा कितनी होती है?
अगर पित्त का रोगी है तो अगर उसे क्वाथ दिया जा रहा है तो क्वाथ में कितनी मात्रा में मधु मिला सकते हैं? कितना? क्वाथ का 1/8वां भाग, 1/4 भाग, 1/10वां भाग या 1/16वां भाग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए 1/8वां भाग। मतलब यदि कोई रोगी पित्त से ग्रसित है तो उसे अगर क्वाथ दिया जा रहा है पित्त शमन के लिए तो उसमें मधु की मात्रा उस क्वाथ का 1/8वां भाग होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खमीरा गांव जवा का घटक नहीं है? खमीरा गांव जबा का घटक नहीं है। गांव जबा फूल, सफेद चंदन, रक्त बहना या अभ्रक भस्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी अभ्रक भस्म। खमीरा गावजबा घटक नहीं है। ये क्या है? अरबी में शब्द लिखा हुआ है, उसी का घटक पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो अभ्रक भस्म उसका घटक नहीं है। गावजबा, खमीरा गावजबा का घटक नहीं है, ये एक योग है। अगर आयुर्वेद में बोले तो योग है, बाकी यूनानी जो फार्मासिस्ट हैं वो अच्छी तरह से खमीरा गावजबा जानते होंगे कैसे तैयार होता है, किस तरह से तैयार होता है। तो उसी के लिए पूछा जा रहा है उसमें इसका घटक कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सफेद चंदन और गाजबा फूल प्रयोग में लिया जाता है, जबकि अभ्रक भस्म इसका घटक नहीं है, उसका प्रयोग नहीं करते हैं इसमें। अगला प्रश्न, स्वर्ण माछिक में स्वर्ण की मात्रा डैश है? स्वर्ण माछिक में स्वर्ण की मात्रा कितनी है? 50%, 0%, 10% या 80%? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी 0। मतलब स्वर्ण माछिक में स्वर्ण की मात्रा 0% होती है, मतलब नहीं होती है, ना के बराबर। निम्न में से कौन सा लौह पाक का प्रकार नहीं है? लौह पाक जब किया जाता है तो उसके कई सारे प्रकार है, तो इसमें से कौन सा लौह पाक का प्रकार नहीं है? पुटपाक, भानुपाक, चंद्रपाक या अस्थालीपाक? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी चंद्रपाक। चंद्रपाक लौह पाक के प्रकार में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, चंद्रामृत रस का भावना द्रव्य क्या है? चंद्रामृत रस जो है उसकी भावना किस द्रव्य से दी जाती है? अजादुग्ध यानी कि बकरी का दूध, गोमूत्र, नींबपत्र स्वरस या अर्क क्षीर से? अर्क क्षीर यानी कि मंदार जो होता है, मंदार, उसका दूध, नीमपत्र स्वरस यानी कि नीम के पत्ते का स्वरस, या फिर गोमूत्र। तो किसका भावना द्रव्य दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ए अजादुग्ध यानी कि बकरी के दूध से चंद्रामृत रस का भावना दिया जाता है। गुड़साल रूल का संबंध किस रोग से नैदानिक परीक्षण से है? गुड़साल रोग, हेमराइड्स, प्रोक्टाइटिस, फिस्टुला इन एनो या एनल फिशर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो में गुड़साल रूल का यूज किया जाता है नैदानिक परीक्षण के लिए। अनवबद्ध शल्य निरहरण के लिए कितने उपाय बताए गए हैं? शल्य से रिलेटेड प्रश्न ना के बराबर हो सकते हैं, लेकिन हो भी सकता है, इसलिए यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। 13, 10, 12, 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी 15। शल्य निरहरण के लिए कितने उपाय बताए गए? 15। कौन सा शल्य निरहरण? अनवबद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के अग्निदग्ध में कपोत वर्णता लक्षण मिलता है? अग्निदग्ध में मतलब कौन सा अग्निदग्ध है जिसमें कपोत वर्णता मतलब कपोत जैसा वर्ण जो है लक्षण मिल जाता है? स्नायु दग्ध में, मांस दग्ध में, अस्थि दग्ध में या त्वक दग्ध में? तो आंसर क्या होगा? बी मांस दग्ध में। मांस दग्ध में कपोत वर्णता लक्षण मिलता है। मूत्र वृद्धि रोग में शल्य कर्म के बाद किस प्रकार का बंधन निर्दिष्ट है? मूत्र वृद्धि रोग में शल्य कर्म के बाद कौन सा कर्म जो है, कौन सा बंधन निर्दिष्ट किया गया है? कोष बंधन, मंडल बंध, खवटा बंध, स्थगिका बंध? कौन सा बंध प्रयोग में लिया जा रहा है? डी स्थगिका बंध। अगला प्रश्न, अंश संधि च्युति के स्थापन के बाद किस प्रकार के बंध का प्रयोग करना चाहिए? किस प्रकार के बंध का प्रयोग करना चाहिए? यमक बंध का, मंडल बंध का, चीन बंध का या स्वस्तिक बंध का? ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी स्वास्तिक बंध का। अंश संधि च्युति स्वास्तिक बंध उसमें प्रयोग करते हैं। रोहिणी डैश है? कंठगत रोग है, तालुगत रोग है, जीवागत रोग है या दंतगत रोग है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए कंठगत रोग। रोहिणी जो है कंठगत मतलब कि कंठ का रोग है। लेखन आश्चर्योत्तन की मात्रा डैश है, 10 बूंद, 12 बूंद, 8 बूंद या 6 बूंद। आंसर क्या हो जाएगा, सी 8 बूंद। किस शिरोरोग में शिरोविरेचन निषेध है, मतलब कि कौन सा शिरोरोग है जिसमें शिरोविरोचन ही नहीं करना है, मना किया गया है। वात शिरोरोग में, त्रिदोष शिरोरोग में, कफ शिरोरोग में या कृमिजन्य शिरोरोग में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। अगर कृमिजन्य शिरोरोग है तो उसमें शिरोविरोचन करने के लिए मना किया गया है। अगला प्रश्न, डैश ही शीर्षोद्वारम रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है, कर्ण, नासा, नेत्र, मुख। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नासा। यहाँ पे नासा भर के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नासा ही शीर्षो द्वारम, मतलब नासा ही मस्तिष्क या सिर का द्वार है, ये कह सकते हैं। तो नासा यहाँ पे भरेंगे, आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, अंधता नियंत्रण के लिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ डैश में किया गया था। अंधता नियंत्रण के लिए मतलब किस सन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, 1976 में, 1984 में, 1973 में या 1988 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए 1976 में। अंधता नियंत्रण के लिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो प्रारंभ है 1976 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, सामान्य मासिक धर्म के समय औसत रक्तस्राव डैश होता है। ये आधुनिक से ही है कि कितनी मात्रा, वैसे तो आयुर्वेद में अंजलि प्रमाण पूछा गया है तो आपको आंसर बताया भी गया है। यहाँ पे पूछ रहा है आधुनिक दृष्टिकोण से कि मासिक धर्म के समय औसत रक्त कितना स्रावित होता है, 15 ml, 35 ml, 85 ml या 105 ml। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, 35 ml। ठीक है। निम्न में से CCRAS द्वारा विकसित की गई आयुर्वेदिक गर्भ निरोधक गोली कौन सी है। ठीक है, CCRAS ने जो गर्भ निरोधक गोली विकसित की आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वह कौन सा है, पिप्पल्यादि योग, फलवर्ती, चंद्रोदयवर्ती या चंद्रप्रभा बटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए पिप्पल्यादि योग, मतलब कि CCRAS द्वारा विकसित की गई आयुर्वेदिक गर्भ निरोधक में पिप्पल्यादि योग है। पिप्पल्यादि योग को गर्भ निरोधक योग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये CCRAS ने इसको क्या किया है, विकसित किया है, यानी कि बनाया, पेटेंट किया है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार मिजल्स का वैक्सीन डैश में लगाने का प्रावधान है। मिजल्स किस समय में इसको लगाया जाता है, 9वें माह में, 9वें सप्ताह में, 10वें माह में या 10वें सप्ताह में, कब लगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए 9वें माह में। मिजल्स का टीका जो है 9वें माह में लगाया जाता है। निम्न में से कौन सी आयु क्षीरप अवस्था को सूचित करती है, कौन सी आयु जो है क्षीरप अवस्था को सूचित करती है। क्षीरप यानी कि क्षीरप और क्षीराद, अन्नाद, ये बताया गया है आपको। ठीक है, तो अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 वर्ष की आयु तक, 2 से 16 वर्ष की आयु, 1 से 2 वर्ष आयु या 2 से 3 वर्ष की आयु। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए 1 वर्ष की आयु तक। निम्न में से कौन सी आयु क्षीरप अवस्था में सूचित, मतलब जब बच्चा क्षीर पान करता है यानी कि दूध बस पीता है, तो क्षीरप की अवस्था 1 वर्ष की आयु तक बताई गई है। निम्न में से कौन सा गर्भ उत्पत्ति कर भाव नहीं है, गर्भ उत्पत्ति कर भाव कौन सा नहीं है, क्षेत्र, बीज, ऋतु, अंकुर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी अंकुर। इसमें से गर्भ उत्पत्ति कर भाव में ऋतु, बीज, क्षेत्र सबका उल्लेख है, लेकिन अंकुर का उल्लेख नहीं है। अब इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न आपको बताने से पहले आपको बता दें कि जो भी अभ्यर्थी कैंडिडेट मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो आयुर्भास्कर ऐप पे अगर उन्होंने कोर्सेज लिया है तो आप अभी भी समय है, अंतिम समय मान करके आप जो भी टेस्ट सीरीज आपके कंटेंट सेक्शन में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐड है उसे कई बार आप अटेम्प्ट कीजिए, सभी टेस्ट दीजिए, साथ ही साथ जो मॉक क्वेश्चन की सीरीज दी गई है उसे भी पढ़िए, प्रिंट आउट निकाल करके उसको
अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। साथ ही साथ जो आपको कंटेंट सेक्शन में जो मॉडल पेपर की सीरीज दी जा रही है, पीडीएफ या वीडियो लेक्चर, उसे ध्यान से देखिए, उन पीडीएफ्स को निकाल करके अच्छे से प्रिपेयर्ड कीजिए। प्रिपरेशन अच्छा होगा तभी जाकर के आप एग्जाम में बैठ करके अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। जो आ रहा है उसे ही कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुक्का लगा करके आप सही आंसर नहीं कर पाओगे, अपना नुकसान कर लोगे। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मक्कल रोग निम्न में से किस अवस्था का रोग है? देखिए ये प्रसूति से प्रश्न है, स्त्री रोग से प्रश्न है। मक्कल रोग निम्न में से किस अवस्था का रोग है? सूतिका का रोग है, धात्री का, बाल अवस्था का या गर्भावस्था का? तो आंसर क्या हो जाएगा? सूतिका। सूतिका रोग के अंतर्गत मक्कल रोग आता है। तो इस सीरीज में, इस मॉडल पेपर की सीरीज में हमने 100 प्रश्न कर लिए और ये 100 प्रश्न आपको आयुर्भास्कर ऐप पे आपके कोर्स में भी मिलेगा, यूट्यूब पे आप देख ही रहे हो। और आपको बता दें कि यदि आप आयुर्वेद से रिलेटेड किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने फोन में अभी आयुर्भास्कर सर्च कीजिए, हमारा ऐप आएगा, वहां से इंस्टॉल कीजिए और अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए। वहां पे 70+ कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, अलग अलग मेडिकल फैकल्टी, मेडिकल भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड वहां पे कोर्स आपको दिखेंगे। कुछ कोर्स रेगुलर भी हैं, यानी कि यदि आप उत्तर प्रदेश आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहे हो, या उत्तर प्रदेश आयुर्वेद स्टाफ नर्स का कोर्स कर रहे हो, या राजस्थान डीएनपी फर्स्ट ईयर या डीएनपी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, या आप छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं या हिमाचल प्रदेश से, या भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो आपके भर्ती परीक्षा का कोर्स हमारे आयुर्भास्कर ऐप पे इजी वे में दिख जाएगा। या आप किसी भी राज्य से फार्मासिस्ट या आयुर्वेद स्टाफ नर्स का कोर्स कर रहे हो तो उनका रेगुलर कोर्स भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप वहां से कोर्स परचेज करके इजी वे में अपनी क्लासेस कर सकते हैं, आपकी सुविधा अनुसार। पीडीएफ नोट्स, मॉक क्वेश्चन, अगर आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो और उसकी क्लास ले रहे हो तो वहां पे नोट्स, पीडीएफ, मॉडल पेपर, ये सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड की जा रही हैं। इस मॉडल पेपर में हमने 100 क्वेश्चन किया। अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हमारे बारे में नहीं पता है, अच्छे स्टडी मटेरियल जो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, तो वहां तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप जानकारी चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हमारे अलग सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।